हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र का आज 5वां मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का मॉडल पेपर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के जिसे तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, लोकतांत्रिक समाजवाद निम्न सही नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद में निम्न सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो पूंजीवाद का उन्मूलन ये सही नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद का नियंत्रण चाहता था, उनका उन्मूलन नहीं चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्क्सवादी समाजवाद पूंजीवाद का अंत चाहता था। अगर यहाँ पे मार्क्सवादी समाजवाद होता तो वो पूंजीवाद का उन्मूलन करता, लेकिन यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसलिए जो है ये पूंजीवाद का उन्मूलन नहीं चाहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो है विचारक जिसने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है। लोकतंत्र की आलोचना किसने किया था? तो प्लेटो ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो लोकतंत्र का आलोचना करता है और उसे भेड़तंत्र कहा है। प्लेटो लोकतंत्र को मूर्खों का शासन बताया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उदारवादी लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत नहीं है पूछा है। तो जो मजदूर वर्ग की अधिनायकता है ये लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत नहीं है। उदारवादी जो है लोकतंत्र लोक प्रभुता में विश्वास करता है, राजनीतिक और नागरिक समानता, स्वतंत्रता, मानव विवेक में विश्वास तथा बहुमत शासन, उत्तरदायित्व व संविधान में विश्वास करता है। मजदूर वर्ग की अधिनायकता जो है उदारवादी लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत नहीं है, यह समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा है यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी? तो ये कहा था लास्की ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1953 में। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 में जो है न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाड़ीकर थे और इस आयोग ने जो है 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, सबके अधिकार समान हो सकते हैं पर सभी के पास उन अधिकारों को भोगने की समान शक्ति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है बारकर महोदय का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबके अधिकार समान हो सकते हैं पर सभी के पास उन अधिकारों को भोगने की समान शक्ति नहीं होती है, बारकर महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूहों का संबंध है। तो दबाव समूहों का संबंध किससे है? तो विशिष्ट मामलों से होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दबाव समूहों का संबंध विशिष्ट मामलों से होता है। दबाव समूहों को अगर लक्षण देखा जाए तो दबाव समूह के कौन कौन से लक्षण होते हैं? दबाव समूह जो होता है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह का संबंध विशिष्ट मामलों से होता है। ये जो होते हैं दबाव समूह, ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और न ही ये चुनाव में भाग लेते हैं। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य भी कहा जाता है। उसके हित खतरे में होते हैं तो वे सक्रिय बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे उनके लक्षण थे। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकी नहीं पूछा है। तो चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित करना ये उनकी तकनीकी नहीं है। ठीक है, अनुनयन, सौदेबाजी, सीधी कार्रवाई, ये सभी जो है प्रदर्शन, संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि, लॉबिंग, ठीक है, गोष्ठियाँ, ये सभी क्या हैं? ये दबाव समूह के तकनीकी माने जाते हैं, लेकिन चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित करना ये उनका तकनीकी नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी शुरुआत एक दबाव समूह के रूप में हुई और आगे चलकर उसने राजनीतिक दल का रूप ग्रहण कर लिया? तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत एक दबाव समूह के रूप में हुई थी और आगे चलकर उसने राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को खड़ा कर लिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है तो कौन सा अधिकार माना जाता है? तो ये विधिक अधिकार है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो मताधिकार है और निर्वाचित होने का एक अधिकार है, एक विधिक
या बोला जाए तो सांविधिक अधिकार है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 326 के आधार पर जो है इसे संवैधानिक अधिकार भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो ये अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, केंद्र व राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध संविधान के भाग 12 के तहत जो है अनुच्छेद 268 से लेकर के जो है 293 के अंतर्गत जो है वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। तो ये कहा था लासवेल ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लासवेल ने कहा था कि कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी संघवाद का विचार ऐसे संविधान को इंगित करता है। तो कैसे संविधान को इंगित करता है, तो जहां दोनों संघीय और क्षेत्रीय सरकारें सहसंयोजक और स्वतंत्र हों, ऐसे संविधान को ये इंगित करता है सहयोगी संघवाद। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, संघात्मक राज्यों का संविधान होता है। तो संघात्मक राज्यों का संविधान लिखित और कठोर होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संघात्मक राज्यों का संविधान लिखित और कठोर होता है। संघात्मक शासन का प्रमुख तत्व अगर देखा जाए तो लिखित और सर्वोच्च संविधान होता है, शक्ति विभाजन होती है, न्यायपालिका की इसमें सर्वोच्चता होती है, ये सभी उसके प्रमुख तत्व माने जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, शब्द फेडरेशन अथवा परिसंघ किसमें आता है। तो ये आता है भारतीय संविधान में कहीं नहीं आता है। ठीक है, भारतीय संविधान में फेडरेशन या परिसंघ शब्द कहीं पर नहीं प्रयुक्त हुआ है। भारत का संविधान संरचना के दृष्टि से फेडरल हो सकता है, किंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों से जो है ये सीमित कर दिया गया है, इसे संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हम वास्तविकता को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य सत्ता का सिद्धांत नष्ट हो चुका है। यह कथन किसका है, तो ये है लिंडसे का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिंडसे ने कहा था कि यदि हम वास्तविकता को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य सत्ता का सिद्धांत नष्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, राज्य संघों का संघ है, यह किसने कहा था। तो ये कहा था लिंडसे ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिंडसे का विचार है कि राज्य संघों का संघ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो सर्वप्रथम वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम जो है वित्त आयोग का गठन 1952 में हुआ था, श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में। 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जो है 6 अप्रैल 1952 को प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। हर 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब तक 15 वित्त आयोग जो है नियुक्त किए जा चुके हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो एन के सिंह हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो यह अमीरों की संख्या बढ़ने दे और न भिखमंगों की। तो ये रूसो का कथन था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूसो की एक ग्रंथ थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इन्होंने कहा था कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए न तो अमीरों की संख्या बढ़ने दे और न भिखमंगों की। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष तक बढ़ाई गई थी किस संविधान संशोधन में, तो 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके जो है 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक नया अनुच्छेद 300 के स्थापित कर जो है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और 45वें संविधान संशोधन में
अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों वर्गों के लिए आरक्षण अवधि जो है 25 जनवरी 1990 तक के लिए कर दी गई थी। और जो 51वां संविधान संशोधन था ये 330 को संशोधित करके हिमालय, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की अनुसूचित जातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये चारों महत्वपूर्ण है, आप लोग चारों संशोधन को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी दी जाती है। तो ये कथन किसका है? तो ये है टी.एच. ग्रीन का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस कृति में राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया गया है? तो ये है शासन पर दो निबंध, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉक ने अपनी कृति, ये जॉन लॉक का कृति है, जॉन लॉक की पुस्तक है। जॉन लॉक ने जो है शासन पर दो निबंध नामक पुस्तक में जो है राजा की दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते होंगे 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता तथा सरकार, जिसमें संप्रभुता राज्य का आवश्यक, अमूर्त, आध्यात्मिक एवं अनिवार्य तत्व माना जाता है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता के अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। तो कौन है? तो ऑस्टिन, ग्रोशियन, हॉलैंड, ये सभी प्रमुख विचारक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक तो ऑस्टिन थे, प्रतिपादक अगर पूछता तो ऑस्टिन हो जाते। ठीक है, और इसके प्रमुख विचारक पूछा है तो प्रमुख विचारक में ऑस्टिन आ जाएगा, ग्रोसियस आ जाएगा, हॉलैंड आ जाएगा। ठीक है, बोदा आ जाएगा, ब्लैक स्टोन आ जाएगा, ये सभी जो है उसके प्रमुख विचारक थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस विचारक के चिंतन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर घूमती है? तो ये लॉक का है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉक के चिंतन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर घूमती है। लॉक द्वारा व्यक्ति के आरंभ किया गया तथा व्यक्ति पर समाप्त किया गया दर्शन उसे व्यक्तिवादी ठहराता है। साथ ही उसमें व्यक्ति को अपनी विचारधारा का केंद्र बिंदु माना है तथा व्यक्ति के सम्मान एवं अधिकारों की गरिमा को स्वीकार करने के अलावा राज्य तथा सरकार रूपी साधनों को व्यक्ति रूपी साध्य की हितपूर्ति का माध्यम बताया है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य स्वायत्तता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण है? तो कौन सा प्रमुख कारण है? तो वो है क्षेत्रीय दल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में राज्य स्वायत्तता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाला प्रमुख कारणों में क्षेत्रीय दल प्रमुख है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में मार्क्सवादी दल, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, ईबल भारतीय द्रविड़, गुमेन मडगम दलों द्वारा जो है शासित राज्यों में समय समय पर जो है केंद्रीय सरकार के अधिकारों में जो है कटौती करके राज्य सरकारों के अधिकारों में जो है वृद्धि किए जाने की मांग प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ की सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ का सर्वोच्च मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव लाया था 6 अगस्त 1952 को और 52 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी इसी के आधार पर किया गया था 1952 में। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री जो है इसका परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को निम्नलिखित मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह देने के लिए एक राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 263। ठीक है, इसमें जो होता है विवाद जो राज्यों के मध्य उत्पन्न हो गए हैं उन विषयों पर जिनमें कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित के लिए हो, लोकहित के किसी विषय पर अनुशंसा करने और उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्रवाई के अधिक बेहतर समन्वय के लिए अनुशंसा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसका गठन जो है
राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिकल लिबरलिज्म किसकी रचना है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म तो ये है जॉन रॉल्स का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की कृति है और 1993 में प्रकाशित हुई थी। इस कृति में जो है न्याय के सिद्धांत की सशक्त आलोचनाओं को ध्यान में रखकर जो है न्याय के सिद्धांत को संशोधित रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण में किस देश के संविधान में गणना व अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है? तो ये अमेरिका में है। ठीक है, संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण में जो है अमेरिका के संविधान में गणना व अवशेष का सिद्धांत जो है अपनाया गया है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यों को राज्यसभा में आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। आबादी के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में राज्यों को राज्यसभा में आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा जो है भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। इसमें जो है राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला है। तो कानून की सत्ता, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला कानून की सत्ता है। ठीक है, सेवाइन कहता है कि रिपब्लिक के सिद्धांत और राज के सिद्धांत में फ़र्क है। रिपब्लिक का आदर्श राज्य एक ऐसा शासन है जो कुछ विशेष रूप से चुने हुए और विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है और इस व्यक्तियों पर किन्हीं सामान्य नियमों का कोई अंकुश नहीं होता है। जबकि राज का जो है राज्य में वह शासन है जिनमें कानून की स्थिति सबसे ऊंची है। प्लेटो अपने अंतिम ग्रंथ लाज में उप आदर्श राज्य की स्थापना किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार निम्नांकित में से किसे नागरिक नहीं कहा जा सकता? तो इनमें से सभी को नागरिक नहीं कहा जा सकता। कारीगर, स्त्री, मजदूर, किसी को भी नागरिक नहीं कहा जा सकता। अरस्तु के अनुसार स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास, कारीगर, श्रमिक व मिस्त्री ये नागरिक नहीं हैं। ठीक है, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में अगर देखा जाए तो एक नागरिक की योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने योग्यता निर्धारित किया था। पहला उसमें बताया था कि शासन करने व शासित होने की क्षमता हो उसमें। दूसरा बताया था कि भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो वह। तीसरा बताया था कारीगर व मजदूर ना हो वह। चौथा बताया था वह स्त्री ना हो। पांचवा बताया था वयस्क हो। तो 5 प्रमुख विचार उन्होंने 5 योग्यताएं रखे थे, जिनमें इनमें से कोई आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूसो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो रूसो बुद्धिवाद, विज्ञान और कला का विरोधी है, ये तो गलत है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है, ये भी गलत है। रूसो मनुष्य को शांत एवं भोलापन मानता है, ये भी गलत है। रूसो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ सही नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न के अनुसार ये तीनों गलत हो जाएंगे और चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, रूसो ने जनता की सत्ता का प्रतिपादन करके जो है लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रूसो की संप्रभुता का विशेषताएं थी अविच्छेदता, अप्रतिनिधित्व, असीम और मर्यादित, सभी कानूनों का मूल स्रोत, अविभाज्यता, ये उसके जो है संप्रभुता की विशेषता 5 मानी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने रूसो के बारे में कहा है कि वह अति व्यक्तिवादी है, समस्त व्यक्तिवादियों में आधुनिक और महानतम व्यक्तिवादी है? ये किसने कहा था? तो ये वेबर ने कहा था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रूसो के दर्शन में व्यक्तिवाद के बीच दिखाई देते हैं। इसी संदर्भ में वेबर ने कहा है कि वह अति व्यक्तिवादी है, समस्त व्यक्तिवादियों में आधुनिक और महानतम व्यक्तिवादी है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंध का अभाव है? तो ये बर्लिन ने कहा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव है,
ये कथन ईसाई बर्लिन का है, ठीक है, इनका पूरा नाम था ईसाई बर्लिन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनकी एक पुस्तक थी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। इसको उन्होंने 1958 में प्रकाशित किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों को अपनी स्वयं की रक्षा तथा इसके द्वारा एक अत्यधिक संतुष्ट जीवन जीने की दूरदर्शिता ही राज्य की उत्पत्ति का अंतःकरण है। यह कथन किसका है? तो ये हॉब्स का है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉब्स कहता है कि मनुष्यों की अपनी स्वयं की रक्षा तथा इसके द्वारा एक अत्यधिक संतुष्ट जीवन जीने की दूरदर्शिता ही राज्य की उत्पत्ति का अंतःकरण है या अंतः कारण है, अंततः कारण है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कहा था हॉब्स ने, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इनकी नियुक्ति जो है 9 वर्षों के लिए की जाती है और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो है 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना नीदरलैंड में जो है 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हेग में, नीदरलैंड में जो है स्थापना इसकी वहाँ पे हुई थी। 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष के लिए होते हैं, प्रत्येक 3 वर्ष पे 5 लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर नहीं रहा है? तो हेनरी किसिंजर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेनरी किसिंजर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर नहीं थे, ठीक है। जबकि ये हो गए बुतरस घाली, यूथार्ट, पेरिज डी क्यूयार, ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर कार्य कर चुके हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो गुटनिरपेक्षता जो है ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है, यह भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है। भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है, तो किसमें निहित है? तो ये निदेशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है, ठीक है। भारतीय संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में निहित है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन, आपातकालीन प्रभाव, राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, ये सभी जो है एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 सूची दिया गया है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद है, आपको मिलान करना है। तो समानता का अधिकार या समता का अधिकार किसमें है? तो ये है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के जो है 18 में, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के जो है 22 में है, तो यहाँ पे बी में 4 सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में है? तो ये है 25 से 28 में, ठीक है। तो सी में 2 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस में है? तो अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। तो डी में आपका 3 हो जाएगा। तो 1 4 2 3 किस में है? तो 1 4 2 3 आपका कोड नंबर सी में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक दलों को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों को पागलपन कहा है? तो ये है एलेक्जेंडर पोप, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अलेक्जेंडर पोप ने जो है राजनीतिक दलों को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों को पागलपन कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की मान्यताओं के सुधार के रूप में 20वीं शताब्दी के 70वें दशक में आया। इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे डेविड स्टर्न। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद की मान्यताओं के सुधार के रूप में जो है 20वीं शताब्दी के 70 के दशक में आया और इसके जनक जो है डेविड स्टर्न को माना जाता है। और इसमें जो है चार्ल्स मेरियम थे। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता माना जाता है। चार्ल्स मेरियम को जो है व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद जो 39A है ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये सही है, यहाँ पे सही नहीं पूछा है। ठीक है, और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण, ये नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं है, बल्कि ये किस में है? अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, ये अनुच्छेद 50 में है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा क्योंकि सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि 50 में है। 47 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, भारत में निर्वाचन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है और इसके पश्चात जो है निर्वाचन आयोग निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी का निर्धारण करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए राज्यपाल निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली पार्टी या गठबंधन की पहली प्राथमिकता जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति करने की होती है। संसद के निम्न सदन या बोले तो लोकसभाओं में जो है सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रस्तावित नाम को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं? अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और अरबी, ये जो है अधिकृत भाषाएं हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य करने वाली केवल 2 भाषा है। कार्य करने वाली अगर पूछेगा तो 2 भाषा है, इंग्लिश, ठीक है, और एक है फ्रेंच। जबकि मान्यता प्राप्त भाषाओं को देखा जाए तो उसमें इंग्लिश और फ्रेंच के साथ साथ जो है रूसी, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनी, ये सभी उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये है नागालैंड में। ठीक है, भारत में मिजोरम, दिल्ली एवं नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। नागालैंड के साथ साथ आपका मिजोरम भी है, मिजोरम के साथ साथ दिल्ली भी है। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है नगर कस्बा है, स्थानीय निकाय है, इसको मिलान करना है। तो लखनऊ कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो लखनऊ छावनी परिषद है, तो ये तो सही है। कानपुर में नगर निगम है, ये भी सही है। गाज़ियाबाद में नगर पालिका परिषद है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। काकोरी में नगर पंचायत है, तो ये भी सही है। गाज़ियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है। ठीक है, गाज़ियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है, बल्कि क्या है, नगर निगम है, यहाँ पे नगर निगम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है सही नहीं सुमेलित है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक यह बात और रखिएगा, लखनऊ में छावनी परिषद के साथ साथ जो है यहाँ भी नगर निगम है, यहाँ भी नगर निगम है और छावनी परिषद दोनों है। अगला क्वेश्चन है उदारवाद के लक्षण है। तो उदारवाद के लक्षण है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या होता है? व्यक्ति होता है। उसके अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है। उदारवाद ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। उदारवाद जो है निर्वाचित सरकार, वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव तथा स्वतंत्र न्यायपालिका में आस्था प्रकट करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है परिवर्तन बंदूक की नली से होती है? परिवर्तन बंदूक की नली से होती है, तो ये माओ ने कहा था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माओ ने कहा था परिवर्तन बंदूक की नली से होता है। माओ जो है ये चीन का साम्यवादी नेता था, जिसने मार्क्सवाद में जो है कुछ संशोधन करके चीन में उसका प्रयोग किया। माओ ने चीन में जो है कृषक वर्ग को क्रांति का माध्यम बनाया, क्योंकि चीन में जो है शोषित होने वाला वर्ग कृषक वर्ग था। ठीक है, तो और माओ ने जो है ऑन कंट्राडिक्शन एक पुस्तक लिखी थी, ऑन कंट्राडिक्शन, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है भारत में बजट पारित करने के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो बजट पारित करने के कौन कौन से चरण होते हैं? तो पहला होता है बजट प्रस्तुतिकरण, दूसरे पे आता है आपका सामान्य चर्चा। ठीक है, तीसरे पे आता है आपका नियोजन विधेयक पारित करना। ठीक है, नियोजन विधेयक पारित करना। फिर चौथे पे आता है आपका वित्त विधेयक पारित करना। ठीक है, तो पहले में 2 है, फिर 1, फिर 4, फिर 3। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 यानी 2 बजट प्रस्तुतिकरण, फिर सामान्य चर्चा, फिर विनियोजन विधेयक पारित करना, फिर वित्तीय विधेयक पारित करना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो किससे प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए रखा गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता हेतु जो है बंधुता का आदर्श और शब्द रखा गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो राज्य की विधायिका के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 213 है, 213 का सब आर्टिकल 2 है, इसके तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का विधायिका के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह की अवधि में जो है विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो एकल आधिपत्यशाली ये दल व्यवस्था था। ठीक है, 1967 तक भारत में एकल आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु कब भेजा जाता है? तो ये संसद के अनुमोदन के बाद भेजा जाता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जो है राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु जो है संसद के अनुमोदन के बाद भेजा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक विशिष्ट तत्व है? तो आप लोग जानते होंगे संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक विशिष्ट तत्व है। और संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के
सुपर यूनिस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च। और संप्रभुता राज्य का आवश्यक अमूर्त आध्यात्मिक अनिवार्य तत्व माना गया है। राज्य के 4 तत्व माने गए हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, जिसमें संप्रभुता जो है सबसे अनिवार्य तत्व माना गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के प्रति असली संपत्ति यह है कि जहाँ यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसकी टिप्पणी है? तो एल.टी. हॉब का ये टिप्पणी है। ठीक है, एल.टी. हॉब हाउस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकत्ववाद का राजनीति विज्ञान में अर्थ है। तो इसका अर्थ है संपूर्ण शक्ति का एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। संपूर्ण शक्ति का एक ही केंद्र बिंदु पर जो है केंद्रित होना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एकत्ववाद का राजनीति विज्ञान में अर्थ है संपूर्ण शक्ति का एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। अगला क्वेश्चन है, टुवार्ड्स स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये है जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है तो इसको याद रखिएगा। टुवार्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की रचना है। और सुभाष चंद्र बोस की 2 महत्वपूर्ण रचना, इसको भी याद रखिएगा। इंडियन पिलग्राम, ठीक है, एक तो ये है, दूसरा है इनका द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण का टुवार्ड्स स्ट्रगल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।